Hello, my dear pharmacist. Hello, my dear aspirant. Welcome to the RK Pharma. This is our YouTube channel. जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एंड बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो आज का मेन टॉपिक है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल का। क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल का, जो कि आपके डीएम या केडीएमसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका केडीएमसी का एग्जामिनेशन आफ्टर 10 डेज है। आज 31 ऑफ अगस्त लास्ट डे है अगस्त का, एंड इसके 10-11 डेज बाद आपका एग्ज़ामिनेशन है। आई थिंक 9 to 12 के बीच में आपका एग्ज़ामिनेशन से, तो 9 डेज़ के बाद मान लेते हैं कि 8 दिन के बाद आपका एग्ज़ामिनेशन से, ठीक है। मानना क्या है ही आपका एग्ज़ामिनेशन। तो आई होप सभी का प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है। एंड कुछ टॉपिक को बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देना है, जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल, सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। सो इस क्लास में आज हम देखेंगे एबीसी एनालिसिस। क्या देखेंगे? एबीसी एनालिसिस। गॉट इट? एबीसी एनालिसिस। ए फॉर ऑलवेज, ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बेटर एंड सी फॉर कंट्रोल। सी फॉर कंट्रोल। राइटिंग पे मत जाना, आप सुनते जाना। ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बेटर एंड सी फॉर कंट्रोल। दिस इज द फुल फॉर्म। ये आपको बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वीईडी का बहुत बार पूछा है, कभी डी का पूछा, कभी ई का पूछा, कभी वी का पूछा। डी का डिज़ायरेबल आपको पता है, जो कि आपको डीएचएस में शायद डीएचएस या जेडपी में पूछा था। ये बहुत सारे टीसीएस ने बहुत बार पूछा है, ठीक है। बाद में वीडी का भी देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि एबीसी एनालिसिस में क्या क्या होता है, ठीक है। एबीसी एनालिसिस में क्या क्या होता है, तो एबीसी एनालिसिस का जो मेन अप्रोच होता है, ये होता है बेसिक टूल विद अ सिलेक्टिव अप्रोच फॉर द कंसंट्रेशन अपॉन द एटम्स। क्या होता है? बेसिक टूल विद अ सिलेक्टिव अप्रोच फॉर द कंसंट्रेशन अपॉन द आइटम्स। Got it? ABC analysis is an inventory management. ABC analysis शायद आपको विजिबल है अच्छे से, ठीक है। ABC analysis is an inventory management technique used to classify items based on their annual consumption value. किस पे बेस होता है? एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। जो भी इम्पॉर्टेंट है उसे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है, ठीक है। ये बुक आपको शायद आपके डीएमईआर के बाद मिले, बट जिनका नहीं होगा, जिनका होगा बहुत अच्छा है, जिनका नहीं होगा उनके लिए यूज़फुल रहेगी, ठीक है। थोड़ा वर्क बाकी है इसलिए आपको ये नहीं मिली अभी। So ABC analysis is an inventory management technique used to classify the item based on their annual consumption value. ठीक है, किस पे डिपेंड है, किस पे कैलकुलेट करते हैं, किस पे बेस है, तो ये होता है एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। किस पे है? एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका फुल फॉर्म देखा था, जो कि है ऑलवेज, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। क्या है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। उसके बाद देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना, इसका कंजम्पशन वैल्यू कितना है, आइटम्स कितने मिलेंगे, कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है। ये सब किस में देखेंगे? अभी देखेंगे, ठीक है। तो आइटम लिस्ट क्या होता है? स्टेप इन एनालिसिस दो होते हैं, स्टेप्स इन एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस। आइटम लिस्ट होता है, वैल्यू कैलकुलेशंस होता है, उसके बाद रैंकिंग होता है, एंड उसके बाद कैटेगराइजेशंस होता है। कैटेगराइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस टाइप से इसे कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। सो आइटम लिस्ट क्या होता है? एक लिस्ट होती है ऑल इन्वेंट्री आइटम्स की, दैट इज आइटम लिस्ट, ठीक है। ऑल इन्वेंट्री आइटम्स की जो लिस्ट होती है, दैट इज प्रिपेयर अ लिस्ट फॉर ऑल इन्वेंट्री आइटम, दैट इज द आइटम लिस्ट। गॉट इट? उसके बाद कंजम्पशन वैल्यू, कैलकुलेट कंजम्पशन वैल्यू फॉर ईच आइटम्स। हमें कैलकुलेट भी करना होता है, इन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फार्मेसी का, इन्वेंट्री का, ठीक है। जब भी हम ऑर्डर देते हैं, ये बाद में आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग की अगर बात करें,
rank all items in descending order of the annual consumption value. रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन करना होता है. रैंक ऑल आइटम्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एनुअल कंजम्पशन ऑफ वैल्यू. ठीक है. उसके बाद देखिएगा क्लास ए बी सी. आपने बहुत बार सुना होगा कि क्लास ए बी सी में आपको शायद आपको प्रिजन में यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस मिले थे. 3 क्वेश्चन थे आई थिंक कि हाई कॉस्ट किस में होता है और मॉडरेट किस में होता है, ऐसा कुछ था. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि क्लास ए में क्या होता है. ए मीन्स ऑलवेज. ए मीन्स ऑलवेज. बट अभी हमारी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दैट इन्वेंट्री कंट्रोल के अकॉर्डिंग ऑलवेज है. ए स्टैंड फॉर द ऑलवेज. बट हम अभी देखेंगे कि ए ऑलवेज नहीं होता है. हमें याद रखना है ए से एरोप्लेन. क्या याद रखना है हमें? ए से एरोप्लेन. हमें अभी हम नागपुर में रह रहे. मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ, बाकी आप अपना देख लीजिएगा. ठीक है. मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि हमें नागपुर से मुंबई ट्रैवल करना है. कहाँ से? नागपुर से मुंबई ट्रैवल करना है. तो मुझे बाय एरोप्लेन 1 आवर 20 मिनट्स वगैरह लगते हैं. ठीक है. 1 आवर 20 मिनट्स. इसके लिए मुझे पे करना होता है मिनिमम 6,000 रुपीज़. कितना पे करना होता है? मिनिमम की बात करिए, मैक्सिमम आप जितना चाहे कर सकते हो. ठीक है. सो एरोप्लेन से मुझे जाना है नागपुर से मुंबई. इसके लिए मुझे कॉस्ट लगता है 6,000, नियर अबाउट 6,000 रुपीज़. ठीक है. ऐसे ही कुछ होता है इन केस ऑफ क्लास ए फॉर ऑलवेज. देखिए एरोप्लेन से याद रखना है ऑलवेज. तो हम एरोप्लेन से जाएंगे तो हमें कॉस्ट कितना लगेगा अकॉर्डिंग टू नॉट अकॉर्डिंग कि बाकी के जो होते हैं आपका, जैसे कि हमने बात की एरोप्लेन की, बस की, साइकिल की, कार की एंड खुद से चल के जाने की भी बाय वॉकिंग. ठीक. तो सबसे सस्ता ये है बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. सबसे हाईएस्ट जो है जिसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी वो है हमारा एरोप्लेन, जिसमें टाइम बहुत कम लगेगा पर पैसा ज़्यादा लगेगा. बस यही याद रखना है आपको ये सॉल्व करने के लिए. एरोप्लेन का कॉस्ट कितना लगेगा? 70 to 80%. 100% लगेगा बट हमें मानना है कि 70 to 80% कॉस्ट लगेगा. कॉस्ट पे करना होगा और टाइम बहुत कम लगेगा. 10 to 20% अकॉर्डिंग टू अदर एज कम्पेयर टू अदर. ठीक है. 10 to 20%. कॉस्ट कितना लगेगा? 70 to 80% ऑफ ऑल कंजम्पशंस एंड आइटम्स कितने मिलेंगे? 10 to 20%. ठीक है. यही याद रखना था आपको, कुछ नहीं था. ए में ऑलवेज में हमें डिपॉजिट करना था, इन्वेस्ट करना था 70 to 80% ऑफ टोटल वैल्यू. जितने भी हमारे पास वैल्यू है उसका 70 to 80% हमें क्या करना था? इन्वेस्ट करना था. इसके बदले हमें कितने आइटम्स मिलते? फ्यू आइटम्स मिलते जो कि थे हमारे इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग 10 to 20%. कितने? 10 to 20%. बस यही था हमारा. Few items 10 to 20% of the total items but account for 70 to 80% of the total value. याद रहेगा. A means कॉस्ट याद रखनी है आपको 70 to 80% एंड आइटम्स याद रखना है आपको 10 to 20%. ख़त्म बात. नेक्स्ट बस. बी फॉर बस. ए से एरोप्लेन देखा तो बी से बस देखेंगे, सी से कार नहीं देखेंगे. ठीक है. Moderate number of item 20 to 30% with a 15 to 20% of total value and that is the इसे मॉडरेट कंट्रोल भी बोला जाता है. ये आपको क्वेश्चन मॉडरेट कंट्रोल का आई थिंक प्रिजन में पूछा था. एक बार चेक कर लीजिएगा था या नहीं था. ठीक है. सो दैट इज मॉडरेट. ये वाला जो है ए क्लास हाई क्लास होता है, ये होता है मॉडरेट एंड दिस इज द लो. दिस इज द लो. ठीक है. अभी हमें नागपुर से मुंबई जाना है वाया बस. इसमें क्या होगा? इसमें पैसे अकॉर्डिंग टू एरोप्लेन कम लगेंगे. 20 to 30% एरोप्लेन के अकॉर्डिंग कितने? 20. फ्लाइट के अकॉर्डिंग कितना? 20 to 30%. और टाइम कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा. किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग. ठीक है. यहाँ पे 10 है
याद रखना, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 50 to 20%। कितना? 50 to 20%, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, ये रहा आपका कॉस्ट, ये रही आपके आइटम्स। ठीक है, ये रहा आपका आइटम्स। उसके बाद क्लास सी, सी फॉर not a car, C for control and C for साइकिल, C for साइकिल। यही याद रखना है साइकिल से। अगर हम साइकिल से जाएंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा, आइटम्स कितने मिलेंगे, मतलब टाइम हमारा कितना जाएगा, 50 to 60%। कितना जाएगा? 50 to 60%। कितना जाएगा? यहाँ पे मैंने उसका रिवर्स बताया था। ठीक है, बी वाला ऐसा था कि 50 to 20% आपको टोटल वैल्यू, और इसका आइटम्स जो मिलेगा आपको वो 20 to 30। कितना लगेगा? 20 to 30%। ठीक है, याद रहेगा। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द कॉस्ट एंड दिस इज द आइटम्स, दिस इज द आइटम्स। इतना कॉस्ट लगेगा, इतनी आइटम्स मिलेंगे। उसके बाद साइकिल से अगर हम जाते हैं तो 50 to 60% आइटम्स मिलेगा। कितने रुपीज़ में? 5 to 10% ऑफ टोटल वैल्यू। नहीं क्या? साइकिल से अगर जाएंगे हमें तो क्या ही करना होगा, उसमें गैस भरते जाना होगा, बस गैस भरते जाना होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो भी कम पैसे में हो जाएगी। बस यही याद रखना है आपको कि 5 to 10% ऑफ टोटल कॉस्ट उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हमें जो कॉस्ट की आइटम्स कितने मिलेंगे? 50 to 60%। आइटम्स कितने मिलेंगे? 60 to 80%, 50 to 60%। बस आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग आपको क्लासीफाई करना होता है। वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको इसको क्लासीफाई, दिस इज़ द लो, दिस इज़ द मॉडरेट एंड दिस इज़ द हाई। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग आपको कितने आइटम्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट VD एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज VED एनालिसिस। तो VED दैट इज वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल। क्या होता है? वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल, डिजायरेबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किस में बेस होता है? बेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द आइटम्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग एंड इफिशियंसी ऑफ द हॉस्पिटल। किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड importance of the items and its effect on the functioning and efficiency of hospital। जितनी हमारी हॉस्पिटल की इफ़िशियंसी होती है, इफ़ेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि कितना इफ़ेक्ट देता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है वाइटल वाला। VD एनालिसिस इज एन इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन critically of the items for production or operation। VD analysis is an inventory classification based on critically of the items for production or the operation। The first one vital, vital, essential and desirable। ठीक है, most crucial item for the business that is vital। Stock can be complete by stop the production or cause severe disruption and control focused must ensure the continuous availability। इसका मतलब क्या होता है कि these are those drug whose absence can't be tolerate। vital का मतलब क्या हुआ? These are those item whose absence can't be tolerate। इसका absence हम can't be tolerate, हम tolerate नहीं कर सकते हैं। That is the vital, that is the vital। मोस्ट क्रूशियल आइटम लिखा है ऊपर ही, मोस्ट क्रूशियल आइटम फॉर द बिजनेस। मोस्ट क्रूशियल आइटम फॉर द बिजनेस मीन्स वी कांट टॉलरेट द absence ऑफ दैट ड्रग। हम absence को उसके टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वन दैट इज इसेंशियल, इम्पॉर्टेंट बट नॉट क्रिटिकल एज वाइटल। इम्पॉर्टेंट तो है बट इतना भी वाइटल की अब्सेंस हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका अब्सेंस हम टॉलरेट कर सकते हैं बट इसेंशियल है। स्टॉक आउट इम्पैक्ट क्या करेगा? मे नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन फुल्ली बट कॉजेस इनसफिशियंसी और प्रोसेस
डिलेज। सेकेंड में क्या लिखा है कंट्रोल फोकस में, मेंटेन द प्रॉपर स्टॉक टू अवॉइड इनसफिशिएंसी। कंट्रोल फोकस क्या लिखा है, मेंटेन द प्रॉपर स्टॉक टू अवॉइड इनसफिशिएंसी मीन्स these are those drugs without which hospital can function but may affect the quality of service। हॉस्पिटल तो रन करेगा बट अफेक्ट क्या करेगी, अफेक्ट क्या करेगी, अफेक्ट करेगी क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्या करेगी, अफेक्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस। कौन अफेक्ट करेगा, इसेंशियल ड्रग। कौन अफेक्ट करेगा, इसेंशियल ड्रग। सो इसे हम टॉलरेट तो कर सकते हैं बट क्वालिटी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, दैट इज इसेंशियल। नेक्स्ट वन डिजायरेबल, डी फॉर डिजायरेबल, वीडी याद रखना है आपको, वीडी दैट इज वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल याद रखना है, और इसमें क्या क्या हो रहा है ये भी आपको याद रखना है। सो डिजायरेबल लिस्ट क्रिटिकल आइटम होता है, ये कैसे होता है, लिस्ट क्रिटिकल आइटम होता है। स्टॉक आउट इम्पैक्ट क्या होगा, मिनिमल और नो इफेक्ट ऑन ऑपरेशन। एक तो मिनिमल होगा या फिर कुछ नहीं होगा, मिनिमल होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। कंट्रोल फोकस कैन बी deprioritize compared to compared to V and E, compared to V and E। V and E क्या होता है, vital and essential, can be deprioritized compared to V and E। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, V and E जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे हम टॉलरेट कर सकते हैं। लिस्ट क्रिटिकल आइटम में ये आता है डिजायरेबल। गॉट इट। इसका क्या मीनिंग हुआ, दीज आर द ड्रग, दोज ड्रग हुज अब्सेंस विल नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल। क्या मीनिंग हुआ इसका, दीज आर दोज ड्रग हुज अब्सेंस विल नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल, दैट इज डिजायरेबल, दैट इज डिजायरेबल। गॉट इट। नेक्स्ट की आइडिया में क्या लिखा है, वीडी, एक सेकेंड, वीडी इंश्योर operational continuity by focusing on criticality while ABC focus on monetary value। ये याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट है, ठीक है। VD इंश्योर द ऑपरेशनल कंटिन्यूटी बाय फोकसिंग क्रिटिकलिटी। VD किस पे फोकस करता है, क्रिटिकलिटी। ABC किस पे फोकस करता है, मॉनेटरी वैल्यू। किस पे फोकस करता है, मॉनेटरी वैल्यू। नेक्स्ट बात करेंगे FSN, जो कि पूछा जाता है। अभी ABC एंड VD आपको बार बार पूछा जाता है, तो चांसेस है आपको FSN XYZ वगैरह पूछ लिए, ठीक है। VD एंड ABC आपको बहुत बार पूछा एग्जामिनेशन में, रिपीटेड भर भर के क्वेश्चंस आपको VD एंड ABC पर मिलेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज FSN? FSN एनालिसिस क्लासीफाई इन्वेंट्री आइटम बेस्ड ऑन रेट ऑफ कंजम्पशन और अ मोमेंट। किस पे बेस होता है ये FSN? ये होता है रेट ऑफ कंजम्पशन। किस में बेस होता है, रेट ऑफ कंजम्पशन और अ मोमेंट। किस पे बेस होता है FSN? FSN एनालिसिस इन्वेंट्री आइटम्स बेस ऑन व्हाट, रेट ऑफ कंजम्पशन एंड मोमेंट और अ मोमेंट, रेट ऑफ कंजम्पशन और मोमेंट। द we have to see categories of FSN analysis। first of all FSN क्या होता है, what is FSN? FSN क्या होता है, तो F फॉर होता है फास्ट मूविंग। F फॉर क्या होता है, फास्ट मूविंग, एक F फॉर फास्ट मूविंग। सेकेंड S फॉर FSN देख रहे हैं हम, तो F हो गया फास्ट मूविंग, S हो गया हमारा स्लो मूविंग, S हुआ हमारा स्लो मूविंग, एंड N जो होता है दैट इज नॉन मूविंग। क्या होता है, नॉन मूविंग। इसका आपको फुल फॉर्म बार बार पूछेंगे, ठीक है, पूछेंगे, याद रखना, कीप इन माइंड। FSN फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, S फॉर स्लो मूविंग एंड N फॉर नॉन मूविंग, ठीक है। इसको मैं आई थिंक थोड़ा बड़ा कर लूँ तो आपको अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट डेफिनेशन, आइटम्स विथ अ हाई डिमांड, ये याद रखना है आपको, आइटम्स विथ हाई डिमांड एंड हाई कंजम्पशन रेट
आइटम्स with high demand and high consumption rate sold quickly and frequently. क्या याद रखना है आपको? हाई डिमांड, हाई कंजम्पशन रेट। एफएसएन का जो फास्ट मूविंग होता है तो डिमांड भी हाई होगी। डिमांड कैसे होगी? हाई होगी। एंड कंजम्पशन रेट कैसा होगा? वो भी हाई होगा इन केस ऑफ फास्ट मूविंग। दूसरा, मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड रेगुलर रीस्टॉकिंग टू अवॉइड स्टॉक आउट। रेगुलर रिस्टॉक तो करना है बट अवॉइड करना है स्टॉक आउट, ठीक है, टू अवॉइड स्टॉक आउट। रेगुलर रिस्टॉकिंग करना है टू अवॉइड फॉरवर्ड, टू अवॉइड स्टॉक आउट, क्योंकि फास्ट मूविंग है, ठीक है। नेक्स्ट में हमें देखना है स्लो मूविंग। नेक्स्ट क्या देखना है? स्लो मूविंग। सो आइटम विथ अ मॉडरेट एंड लो डिमांड। जो स्लो वाला होता है, स्लो है तो लो डिमांड रहेगी। डिमांड कैसे रहेगी? लो रहेगी। और कंजम्पशन जो होगा कैसे होगा? स्लोली होगा। कंजम्पशन कैसे होगा? स्लोली होगा। सो डेफिनेशन क्या है? आइटम्स विथ अ मॉडरेट और अ लो डिमांड कंज्यूम मोर स्लोली। कैसे कंज्यूम करेगा? मोर स्लोली कंज्यूम करेगा, ठीक है। कैसे करेगा? मोर कंज्यूम मोर स्लोली। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, पीरियोडिक रिव्यू, अवॉइड द ओवर स्टॉकिंग। क्या अवॉइड करना है हमें? ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करना है। मे नीड प्रमोशन और डिस्काउंट टू बूस्ट द सेल। क्यों अवॉइड करना है ओवर स्टॉकिंग को? मे नीड द प्रमोशन और द डिस्काउंट टू बूस्ट द सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा नॉन मूविंग आइटम विद अ वेरी लो और नो डिमांड। इसकी कोई डिमांड नहीं होती है, वेरी लो होता है एंड इसकी कोई डिमांड भी नहीं होती है, दैट इज द डेड स्टॉक। दैट इज डेड स्टॉक, ठीक है। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में आइडेंटिफाई द डिस्पोज, डिस्काउंट हेवीली और रीपर्पस टू फ्री द वेयर हाउस स्पेस। क्या होता है इसका मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी? आइडेंटिफाई द डिस्पोज, आइडेंटिफाई एंड डिस्पोज, डिस्काउंट हेवीली और रीपर्पस टू फ्री वेयर हाउस स्पेस, ठीक है। की पॉइंट देख लेना। एफएसएन फोकस ऑन व्हाट? स्टॉक मूवमेंट स्पीड। किस पे डिपेंड होता है? स्टॉक मूवमेंट स्पीड, इस पे डिपेंड होता है एफएसएन। एफएसएन फोकस ऑन व्हाट? स्टॉक मूवमेंट स्पीड, हेल्पिंग द मैनेजर्स आइडेंटिफाइंग आइटम्स नीडिंग क्लोज मॉनिटरिंग और लिक्विडेशन। ये याद रखना है आपको, दिस इज द नोट पॉइंट टू यू, कि ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। स्टॉक मैनेजमेंट स्पीड फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है? स्टॉक मैनेजमेंट स्पीड, हेल्पिंग द मैनेजर्स आइडेंटिफाई द आइटम्स नीडिंग क्लोज मॉनिटरिंग और लिक्विडेशन। नेक्स्ट EOQ, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी। EOQ दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पेज शायद खत्म नहीं हुआ था। सो द definition, economic is an inventory management model that calculate optimal order quantity. क्या calculate करता है? Optimal order quantity which minimizes the total cost, ordering cost plus holding cost. Total cost क्या होता है? जो हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ये होता है टोटल कॉस्ट। इसका फोकस क्या होता है? मेन कैलकुलेट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। क्या होता है? कैलकुलेट ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। क्या मिनिमाइज करने के लिए? टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए हम इसे इस मैनेजमेंट को हम इस इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ EOQ, द फर्स्ट वन cost reduction, improve profitability, and last one efficient inventory management. Last one is efficient inventory management. The first one cost reduction. The first one cost reduction minimizes ordering and holding the cost. cost reduction में क्या देखेंगे कि मिनिमाइज करेंगे ऑर्डरिंग को एंड होल्डिंग को, कॉस्ट को क्या करके रखेंगे? होल्ड करके रखेंगे, कॉस्ट को होल्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी,
लोअर कॉस्ट बेटर बॉटम लाइन, लोअर कॉस्ट लोअर या फिर बेटर बॉटम लाइन। देन इफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करेगा, क्लियर गाइडलाइन ऑन किस पे, हाउ मच टू ऑर्डर, किस पे हाउ मच टू ऑर्डर, कितना ऑर्डर करना है, इंश्योर द स्मूथ सप्लाई चेन, किसके लिए इंश्योर करेंगे कि स्मूथ सप्लाई चेन करने के लिए हमें कितना ऑर्डर करना है, दैट इज द EOQ, दैट इज EOQ। ठीक है, आप सभी ने बहुत बार देखा होगा कि EOQ का फॉर्मूला आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जब भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन उठाए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने जब भी उठाए हैं, आपको EOQ पे क्वेश्चंस मिलेगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहाँ पे भी मेन फोकस किया जाता है, जैसे कि हमारे स्टेट एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको सभी को बताना है। क्या करना है, आप सभी को बताना है। ठीक है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, आप सभी को EOQ का फॉर्मूला लिखना है। और याद रखिएगा, जितने लोग अभी कमेंट करेंगे उसी से मैं किसी एक स्टूडेंट को हो या 2 स्टूडेंट हो, किसी को मैं कंटिन्यूसली देखेगा, ऐसे नहीं कि आके छोड़ दिया। मैं इसलिए बता रही हूँ बीच में, ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो इनमें से मैं किसी स्टूडेंट को, लास्ट टाइम मैंने 3 स्टूडेंट को ऑफ़र किया था एंड मैंने उनको दिया है टेस्ट सीरीज़, जो कि आपका DMER के लिए, KDMC के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो किसी एक स्टूडेंट को मैं यहाँ से उठाना चाहूँगी, इस क्लास से। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में भी मैं 1-2 क्लास चेक करूँगी कि वो स्टूडेंट रिपीटेडली क्लास को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, या फिर रेयरली आके बस कमेंट करके चला जाता है, ऐसा वाला नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट, तो EOQ किसके लिए था, EOQ किसके लिए था, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है हाउ मच टू ऑर्डर, मिनिमम ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, ये कैलकुलेट करता है EOQ। उसके बाद XYZ एनालिसिस बेस्ड ऑन द डिमांड वेरिएबिलिटी। ठीक है, जो XYZ एनालिसिस होता है किस पे है, कंसिस्टेंसी ऑफ डिमांड, किस पे है, कंसिस्टेंसी ऑफ डिमांड एंड कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन। XYZ क्या होता है, X आइटम, Y आइटम्स, ये सब इसमें होता है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। XYZ analysis classify the item according to consistency of demand and the coefficient of variation. XYZ analysis classify the items accordingly to consistency of demand and कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। किस पे डिपेंड्स होता है, किसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, कंसिस्टेंसी ऑफ डिमांड एंड द कोएफिशिएंट वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट एक्स आइटम, द फर्स्ट वन कैटेगराइजेशन हम देखेंगे कि XYZ में एक्स में क्या होता है। तो एक्स का डिमांड क्या होता है, वेरी स्टेबल, कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल होता है। फॉरकास्टिंग हाई एक्यूरेसी पॉसिबल, एक्यूरेसी कैसे होगी, हाई, मैनेजमेंट क्लोज मॉनिटरिंग, टाइट कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज द स्टॉक लेवल, अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, इसमें ओवर स्टॉकिंग अवॉइड करना है। क्लोज मॉनिटरिंग, टाइट कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज स्टॉक, इसका CV कितना होगा, 10%, किससे लेस देन 10%। ठीक है, एक्स आइटम का। नेक्स्ट वाई आइटम, देखिए इसका डिमांड कैसे होगा, मॉडरेटली वेरिएबल, इन्फ्लुएंस बाय द सीजनैलिटी, ट्रेंड्स और नोन फैक्टर्स। डिमांड क्या रहेगा इसका, मॉडरेटली वेरिएबल, इन्फ्लुएंस बाय द सीजनैलिटी, ट्रेंड्स और नोन फैक्टर्स। ठीक है, फॉरकास्टिंग की अगर बात करें तो मॉडरेटली ये प्रेडिक्टेबल होता है बट रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स मेथड। उसके बाद मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कंट्रोल, फ्लेक्सिबल परचेसिंग स्ट्रैटेजी एंड एडजस्ट द स्टॉक लेवल एज पर द डिमांड एंड फ्लक्चुएशंस। ठीक है, CV 10%,
लेस देन और इक्वल CV लेस देन 30%। किसका? वाई आइटम्स का। किसका? वाई आइटम्स का। थर्ड की बात करेंगे जेड आइटम्स, डिमांड कितना रहेगा? हाईली वेरिएबल, इरेगुलर और स्पोरैडिक। कैसे रहेगा? हाईली वेरिएबल रहेगा, इरेगुलर या फिर स्पोरैडिक। फॉरकास्टिंग की अगर बात करेंगे तो वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल होता है। मैनेजमेंट कैसे करना है? लोवेस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल, कीप लोअर स्टॉक लेवल एंड लास्ट मैनुअल इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी, डिसीजन माइनस मेकिंग टू प्रिवेंट द एक्सेस अपॉन डेड स्टॉक। एंड CV कितना रहेगा? ग्रेटर और इक्वल 30%। कितना? ग्रेटर और इक्वल 30%। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेना एक बार, एक्स आइटम प्रेडिक्टेबल होता है, जिसका कंट्रोल कैसे होता है? टाइट कंट्रोल होता है। कैसे होता है? टाइट कंट्रोल होता है। वाई आइटम्स कैसे होते हैं? सीजनेबल और मॉडरेट होता है, फ्लेक्सिबल प्लानिंग। और जेड आइटम अनप्रेडिक्टेबल होता है एंड कॉशियस स्टॉकिंग होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद लीड टाइम एंड बफर टाइम की बात कर ली थी, तो लीड टाइम और बफर टाइम के बारे में बोल देती हूँ। ये भी आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल, बेड स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल के एरिया के अकॉर्डिंग कितने है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी देखेंगे लीड टाइम। क्या देखेंगे? लीड टाइम। क्या देखेंगे? लीड टाइम। तो लीड टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बिटवीन द प्लेसिंग एंड ऑर्डर। क्या होता है? प्लेसिंग एंड ऑर्डर, प्लेसिंग एंड ऑर्डर एंड receipt of drug and receipt of drug, receipt of drug. It is the time taken between the placing of order and receipt of drug to the department. Longer the lead time, the larger the safety stock. जितना longer time लेगा उतना स्टॉक कैसे होगा? सेफ्टी स्टॉक होगा। तो लीड टाइम का डेफिनेशन आपको पूछते हैं, तो ये सिंपल रखना, याद रखना है आपको। इट इज़ द टाइम टेकन बिटवीन द प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड द रिसिप्ट ऑफ ड्रग टू द डिपार्टमेंट। ये हुआ हमारा लीड टाइम। उसके बाद बात की थी बफर स्टॉक की। क्या बात की थी? बफर स्टॉक। व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक, बफर स्टॉक क्या होता है? व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक इज यूज इन द इमरजेंसी। किस में यूज करते हैं? इमरजेंसी में यूज करते हैं। टू मीट अनफोर्सिन डिमांड्स, टू मीट अनफोर्सिन डिमांड। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक इज यूज इन द इमरजेंसी टू मीट अनफोर्सिन डिमांड्स। एंड इसका फॉर्मूला आपको बार बार पूछा जाता है। बफर स्टॉक इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट अपॉन डे एवरेज, अपॉन डे एवरेज माइनस कंजम्पशन रेट अपॉन डे into the lead time, into lead time, maximum consumption rate। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ बफर स्टॉक इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट अपॉन डे एवरेज, अपॉन डे एवरेज माइनस कंजम्पशन रेट अपॉन डे, कंजम्पशन रेट अपॉन डे into the lead time, into lead time। ये रहा इसका बफर स्टॉक का फॉर्मूला। ठीक है, क्या रहा? बफर स्टॉक का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन रेट अपॉन डे एवरेज माइनस कंजम्पशन रेट अपॉन डे इनटू द लीड टाइम। दिस इज द बफर स्टॉक फॉर्मूला। ठीक है, गॉट इट? इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल हॉस्पिटल में मिनिमम कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तो स्मॉल हॉस्पिटल जो होता है ना बेटा, उसमें टोटल 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। कितने? 3 फार्मासिस्ट। इसका बेड स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है 50, अप टू द 50 बेड्स। मीडियम हॉस्पिटल का होता है
जो मिनिमम जिसका अप टू द होता है 100 बेड्स, अराउंड 5 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। लार्ज हॉस्पिटल 200 से लेकर 300 तक बेड्स होते हैं इसमें, जिसमें रिक्वायर्ड होते हैं 8 से 10 फार्मासिस्ट। ठीक है, अभी आपको बताना है मुझे, जो भी क्लास देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, बेड कैपेसिटी नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इज इंक्रीजेस proportionally, ensure the adequate dispensing, patient counseling and clinical pharmacy services। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ बेड्स एंड जितने भी काउंसलिंग करना होता है उसके लिए हमें फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी आपको बताना है कि एग्जैक्टली फार्मासिस्ट 50 के लिए कितना होना चाहिए, 100 के लिए कितना होना चाहिए, 150 बेड्स के लिए कितना होना चाहिए, 200 के लिए कितना होना चाहिए, 300 के लिए कितना होना चाहिए, 500 है तो कितना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको कमेंट करना है, बस यही, बाकी का मैं कल की क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, उसके बाद जिन लोगों ने अब तक DMER के लिए टेस्ट सीरीज परचेस नहीं की है, अभी भी आपको मिल रही है जस्ट एट 300 रुपीज़, आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मुझे टेक्स्ट कर देना कि मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।